हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम ट्रिगर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक नया प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं जीके का, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीट करके पूछे जा रहे हैं और हर एक क्वेश्चंस को पूरा डिटेल में भी समझने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे चीज़ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 जो कहता है वो कहता है, जॉर्ज पंचम ने कब भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। याद रखेंगे दोस्तों, जॉर्ज पंचम ने कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई थी। वो कब बनाई थी यही पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन से ए 1905 में बनाया है, ऑप्शन बी 1911 में बनाया है, ऑप्शन सी 1931 में, या फिर ऑप्शन डी 1947 में। दोस्तों, जॉर्ज पंचम ने जो भारत की राजधानी कलकत्ता को दिल्ली बनाया था, उसका राइट आंसर है 1911 में बनाया था। क्या है? 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाया गया जॉर्ज पंचम ने। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रीवियस में पूछा गया है और बार बार कोई ना कोई एग्जाम में टकरा ही जाता है। चलिए इसको डिटेल में भी समझते हैं। याद रखेंगे, ब्रिटेन के राजा जो जॉर्ज पंचम है, वो 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में घोषणा की थी कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। इसके बाद 13 फरवरी 1931 को भारत के वायसराय जो लॉर्ड इरविन ने नई दिल्ली को देश की नई राजधानी घोषित किया था। याद रखेंगे, 1931 को नई राजधानी घोषित किया गया था, लेकिन राजधानी पहले जॉर्ज पंचम ने ही 1911 में घोषणा कर दी थी। याद रखेंगे, दोनों के दोनों डेट्स अलग अलग हैं और दोनों के दोनों वायसराय भी अलग अलग हैं। एक जॉर्ज पंचम ने किया था, एक लॉर्ड इरविन ने। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, की पॉइंट्स इसके जानेंगे क्या क्या है। जैसे कि 1911 तक ब्रिटिश राज के दौरान कलकत्ता भारत की राजधानी थी। 1772 से लेकर 1911 तक कलकत्ता जो है वो ब्रिटिश भारत की राजधानी थी, 1772 से। आगे चलते हैं, 1912 से 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक कलकत्ता पूरे बंगाल की राजधानी थी। याद रखेंगे। उसके बाद 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक शिमला ग्रीष्मकालीन राजधानी बन गई थी 19वीं सदी तक। याद रखेंगे, ये सारे की पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से रिलेटेड सारे के सारे हैं। अगला पॉइंट्स कहता है, 12 दिसंबर 1911 को जो किंग जॉर्ज पंचम ने 1911 के शाही दरबार के चरमोत्कर्ष पर राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी थी। और 1931 की शुरुआत में वायसराय लॉर्ड इरविन ने सरकार और संसद के आवास वाले भवनों का उद्घाटन किया गया था 1931 में। याद रखेंगे, लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। सारे के सारे क्वेश्चंस टकरा जाते हैं एग्जाम्स में। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जान लेंगे कुछ ऐसी बातें, जैसे कि राजधानी के स्थानांतरण के लिए जिन मुख्य कारणों का हवाला दिया गया था, उनमें से एक स्थान राजधानी दिल्ली भी था। याद रखेंगे। और दिल्ली उत्तरी भाग में स्थित था, जबकि कलकत्ता देश के पूर्वी तटीय भाग में स्थित था। और नोट करने वाली बात यह है कि 1858 में जब इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज बन गया है, एक दिन के लिए भारत की राजधानी बन गया था, जब इलाहाबाद ने उत्तर पश्चिमी प्रांतों की राजधानी के रूप में भी कार्य किया था। याद रखेंगे, इलाहाबाद को एक दिन के लिए राजधानी बनाया गया था। कब? 1858 में। उम्मीद है आपको सब समझ में आ गया होगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। अब जानते हैं कि इस घोषणा के पीछे वजह क्या थी। दिल्ली से जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनाई गई, इस घोषणा के पीछे वजह, जैसे कि लॉर्ड हार्डिंग भारत के तत्कालीन वायसराय जब था, का मानना था कि कलकत्ता भारत के सुदूर पूर्व में है, इसलिए राजधानी को भौगोलिक दृष्टि से केंद्रीकृत किया जाना चाहिए। किसके आदेश से? लॉर्ड हार्डिंग के। याद रखेंगे। और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बंगाल में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही है और चरमपंथी आंदोलन ने ब्रिटिश भारत को परेशान किया था, इसलिए राजधानी को बदल देनी चाहिए। याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये सब। उसके बाद इस घोषणा के बाद दिल्ली दरबार स्थल पर किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी ने इसकी आधारशिला रखी थी और इस क्षेत्र का डिज़ाइन और योजना सर हर्बर्ट बेकर ने बनाई थी। याद रखेंगे, सर हर्बर्ट बेकर और सर एडविन लुटियंस नाम के दो ब्रिटिश वास्तुकारों ने बनाई थी। याद रखेंगे, सारे के सारे नाम से इंपॉर्टेंट है ये सब। याद रखेंगे, एग्जाम से रिलेटेड ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है, तमसो माह ज्योतिर्गमय कथन का मूलतः उल्लेख किस में किया गया था। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से बताना है आपको। ऑप्शन से ए उपनिषदों में किया गया है, ऑप्शन बी महाकाव्यों में किया गया है, ऑप्शन सी पुराणों में किया गया है, या फिर ऑप्शन डी
षड दर्शनों में किया गया है। तो दोस्तों तमसो माँ ज्योतिर्गमय जो कथन है उसका उल्लेख किस में मिलता है, तो वो हमें मिलता है उपनिषदों में। किसमें? उपनिषदों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तमसो माँ ज्योतिर्गमय उपनिषदों में मिलता है। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। तो दोस्तों तमसो माँ ज्योतिर्गमय इस प्रकार तमस का मतलब होता है अज्ञान का अंधकार, और इसलिए मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर जो ज्ञान के अनुभव के प्रकाश में ले चलो, इसका अर्थ यही होता है, याद रखेंगे। और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मूलतः बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख किया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये बृहदारण्यक, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, और तमसो माँ ज्योतिर्गमय का मतलब भी यही है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे एग्जाम से रिलेटेड। आगे बढ़ते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमय श्लोक जो बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है, यह एक प्रसिद्ध श्लोक है। इसका अर्थ है मुझे इस अज्ञान के अंधकार से बाहर ले चलो और अनुभव के प्रकाश में ले चलो। बृहदारण्यक उपनिषद जो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा एक प्रमुख उपनिषद है और हिंदू धर्म के पहले उपनिषद ग्रंथों में से एक है। इस उपनिषद में अस्तो माँ सद्गमय यानी कि मृत्युर्मा माँ अमृत गमय भी लिखा गया है। इसका मतलब है असत्य से सत्य की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो, याद रखेंगे। अस्तो माँ सद्गमय का मतलब यही है और वह बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखेंगे। आगे एक पॉइंट कहता है तमसो माँ ज्योतिर्गमय का गूढ़ार्थ समझ पाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। कुछ ऋषि मुनियों ने इसका अनुगमन किया और अपने जीवन को सफल बनाया है, याद रखेंगे। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है रानीखेत रोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट किया जा रहा है। रानीखेत रोग जो है वो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन से ए मछलियों से, ऑप्शन बी मधुमक्खियाँ से, ऑप्शन सी मुर्गियाँ से, या फिर ऑप्शन डी सुअरों से। दोस्तों रानीखेत जो रोग है वो संबंधित है मुर्गियों से। किससे? मुर्गियों से संबंधित है रानीखेत, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रानीखेत रोग मुर्गियों से संबंधित है। कैसे? डिटेल्स में जानेंगे। रानीखेत जो रोग है वो पक्षियों से जुड़ी एक घातक बीमारी है। यह बीमारी मुख्य रूप से मुर्गियों को प्रभावित करती है और यह बीमारी टर्की, कबूतर, बत्तख, हंस, कोयल, तीतर, गिनी बिसरे जैसे पक्षियों को भी प्रभावित करती है, याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में देखेंगे। रानीखेत को रोग जो न्यूकैसल रोग के नाम से भी जाना जाता है, ये पॉइंट भी पूछा जाता है। और यह बीमारी पैरामाइक्सोवायरस के परिवार से जुड़ी है। यह बीमारी सूक्ष्म रोगाणु द्वारा तेजी से फैलती है और इस बीमारी से ग्रस्त होने पर पक्षी कमज़ोर हो जाते हैं और उनमें मृत्यु दर ज़्यादा होती है, याद रखेंगे ये रोग रानीखेत रोग। आगे पॉइंट कहता है इस बीमारी से संक्रमित पक्षियों के मांस या उत्पादों का सेवन करने से इंसानों में इन्फ्लुएंजा और नेत्रश्लेष्मलाशोथ जैसे हल्के लक्षण हो सकते हैं, याद रखेंगे। इसलिए रानीखेत रोग बीमारी वाले पक्षियों को कभी भी काटकर नहीं खाना चाहिए। रानीखेत रोग से बचने के लिए पक्षियों को टीकाकरण करना चाहिए और उचित संगरोध उपाय अपनाने चाहिए, याद रखेंगे। और मुर्गी फार्म में साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और हर किसी को फार्म में जाने की अनुमति न देनी चाहिए, याद रखेंगे। रानीखेत रोग से रिलेटेड ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है प्रैक्टिस सेट का निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के शासन काल में नहीं हुआ था, याद रखेंगे, नहीं हुआ था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम्स में यही लोग मिस्टेक्स भी कर लेते हैं। आगे ऑप्शंस में कहते हैं दिल्ली का लाल किला बनाया है, या फिर ऑप्शन बी आगरा का किला, ऑप्शन सी इलाहाबाद का किला, या फिर ऑप्शन डी लाहौर का किला। तो दोस्तों इनमें से जो जिस किले का निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ है वो है दिल्ली का लाल किला, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला है जो अकबर के शासनकाल में नहीं बनाया गया है। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। ये राइट आंसर है इसका दिल्ली का लाल किला हो जाएगा। दिल्ली का लाल किला दिल्ली का एक ऐतिहासिक किला है जो मुगल सम्राटों के मुख्य निवास के रूप में कार्य करता था। 12 मई 1638 को बादशाह शाहजहां ने लाल किले का निर्माण का जिम्मा लिया था। कब लिया था? 1638 में। और किसने? शाहजहां ने। मूल रूप से लाल किले की लाल और सफ़ेद पेंटिंग का श्रेय वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। ये नाम इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। और लाल किले को 2007 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था, 2007 में, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम्स में पूछने लायक।
आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, जैसे कि आगरा के किले को 1983 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया था और इसे 1565 से लेकर 1573 के दौरान अकबर के निवास के लिए बनाया गया था। आगरा का किला याद रखेंगे। अगर आगे पॉइंट कहता है 1583 में इलाहाबाद का किला जो है वो इलाहाबाद में मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनाया गया था और यह यमुना के तट पर स्थित है। और अबुल फजल ने अपनी पुस्तक अकबरनामा में इस किले का निर्माण का उल्लेख किया है। याद रखेंगे, पूछा जाएगा अकबरनामा किसने लिखा है, तो अबुल फजल ने लिखा है अकबर की कहानी। याद रखेंगे, सारे के सारे एग्जाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है ये सब। आगे बढ़ते हैं। आगे एक पॉइंट कहता है लाहौर का किला, जो कि ऑप्शंस में था। लाहौर का किला जो पाकिस्तान के लाहौर में एक गढ़ है और किले में 21 उल्लेखनीय स्मारक है, जिनमें से कुछ सम्राट अकबर के समय के हैं। और ताजमहल को है, ताजमहल के मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 5 कहता है न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है। CHSL में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिपीट भी किया जाता है। आपके ऑप्शंस में है, ऑप्शन ए कहता है अरब सागर में है, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी में है, ऑप्शन सी है बंगाल की खाड़ी में है, या फिर ऑप्शन डी अंडमान सागर में है। दोस्तों न्यू मूर द्वीप ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में न्यू मूर द्वीप, याद रखेंगे। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। न्यू मूर द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में स्थित था, यह द्वीप भारत के पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले और बांग्लादेश के सतखीरा जिले के बीच बहने वाली हरिभंगा नदी के ठीक दक्षिण में था। यह द्वीप गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के तट पर स्थित था। याद रखेंगे न्यू मूर द्वीप कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। आगे न्यू मूर द्वीप से जुड़ी कुछ खास बातें हैं। यह द्वीप 1970 में भोला चक्रवात के बाद अस्तित्व में आया था और इसे दक्षिण तलपट्टी के नाम से भी जाना जाता था। याद रखेंगे न्यू मूर द्वीप को। और यह द्वीप समुद्र तल से 2-3 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था और भारत और बांग्लादेश दोनों ने इस द्वीप पर प्राकृतिक गैस और तेल के अनुमान के कारण संप्रभुता का दावा किया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब सारे के सारे। आगे बढ़ते हैं। न्यू मूर द्वीप से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और भी हैं। भारत ने 1989 में इस द्वीप पर नौसेना का जहाज और BSF के जवानों को तैनात करके तिरंगा झंडा फहराया था। समुद्र के स्तर के बढ़ने के कारण यह द्वीप 2010 में गायब हो गया और जलवायु परिवर्तन के कारण इस द्वीप पर विवाद खत्म हो गया था। याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है भारत में कौन पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी था। याद रखेंगे, GD कांस्टेबल में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन कौन होता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, या फिर ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी राष्ट्रीय कृषि एवं विकास परिषद, या फिर ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास केंद्र। तो दोस्तों पंचवर्षीय योजनाओं के लिए जो अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी होता है वो होता है राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कैसे। राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो NDC यानी भारत के पंचवर्षीय राष्ट्रीय विकास परिषद जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल होता है वो पंचवर्षीय योजनाओं के लिए अंतिम अनुमोदन प्राधिकरण थी। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास के मामलों पर केंद्र और राज्यों के बीच में समन्वय को सुविधाजनक बनाने के लिए NDC की स्थापना अगस्त 1952 में की गई थी। याद रखेंगे, और एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। भारत के प्रधानमंत्री NDC के पदेन अध्यक्ष होते हैं और सदस्यों में कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल भी होते हैं। याद रखेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद से ये सब बातें। आगे एक पॉइंट कहता है NDC ने पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य तेजी से आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भरता हासिल करना था। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय कृषि और विकास परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद केंद्र जो वैध विकल्प नहीं है, क्योंकि वे संदर्भ के लिए प्रासंगिक नहीं है और भारत में मौजूद भी नहीं है, वो सारे के सारे विकल्प। याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जो कि याद रखने लायक है एग्जाम से रिलेटेड।
जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं जो राष्ट्रीय विकास परिषद योजनाओं की एक श्रृंखला थी, जिन्हें 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार द्वारा किया गया था शुरू। आगे कहता है पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो 1951 में शुरू की गई थी और 2017 तक कुल 12 योजनाएं लागू की गई थी। याद रखेंगे 12 पंचवर्षीय योजनाएं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में। पंचवर्षीय योजनाएं जो कृषि, उद्योग, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर केंद्रित थी। पंचवर्षीय योजनाएं लोकतांत्रिक समाजवाद के सिद्धांतों पर आधारित थी, जिसमें आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने में राज्य की भूमिका पर जोर दिया गया था। अतः ये कथन राष्ट्रीय विकास परिषद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के लिए एक अंतिम अनुमोदन प्राधिकारी था, सही नहीं है, याद रखेंगे, सही है। आगे एक पॉइंट जान लेते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। आप जानेंगे भारत में जो पंचवर्षीय योजनाओं को योजना आयोग 1951 से लेकर 2014 और नीति आयोग को 2015 से लेकर 2017 तक विकसित, निष्पादित और कार्यान्वित करता था। याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना और योजना आयोग और नीति आयोग। आगे एक पॉइंट और जानेंगे पंचवर्षीय योजना के बारे में। अब पंचवर्षीय योजनाएं जो केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम होते हैं। भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना आज़ादी के तुरंत बाद ही 1951 में शुरू की गई थी और भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवादी प्रभाव में यह योजना शुरू की थी। याद रखेंगे। आगे पंचवर्षीय योजना के जुड़ी और कुछ खास बातें जान लेते हैं, जैसे कि सोवियत संघ में जोसेफ स्टालिन ने 1928 में पहली पंचवर्षीय योजना लागू की थी। याद रखेंगे पहला पॉइंट। अगला पॉइंट कहता है ज़्यादातर साम्यवादी देशों और कई पूंजीवादी देशों ने भी बाद में पंचवर्षीय योजनाओं को अपनाया था। अगला पॉइंट कहता है चीन भी पंचवर्षीय योजनाओं का इस्तेमाल करता है। याद रखेंगे पंचवर्षीय योजना से यह बातें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 7 कहता है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। ऑप्शन है ए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में, कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 में, ऑप्शन सी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन 1928 में, या फिर ऑप्शन डी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। तो दोस्तों पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कहाँ रखा गया था, तो वो रखा गया था कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में। कहाँ था? लाहौर अधिवेशन में रखा गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की पॉइंट्स इसके जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया था। जवाहरलाल नेहरू दिसंबर 1929 में लाहौर शहर में अपने वार्षिक अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे और 26 जनवरी 1930 को एक सार्वजनिक घोषणा की गई थी, एक दिन जिसे कांग्रेस पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया था। याद रखेंगे 26 जनवरी 1930 को ही स्वतंत्रता मांग ली थी पूर्ण स्वराज। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा किया गया था। याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए.ओ. ह्यूम द्वारा और कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था 28 से 31 दिसंबर के बीच में और 1885 को W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। याद रखेंगे पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। और आज़ादी से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन जो हुए हैं उसके बारे में जानेंगे, आज़ादी से पहले वाले। तो चलिए जानते हैं आज़ादी से पहले के अधिवेशन। 1885 में जो पहला अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बम्बई में, जिसके अध्यक्ष थे व्योमकेश चंद्र बनर्जी। याद रखेंगे। और उसके बाद जो अगला अधिवेशन हुआ था 1916 में लखनऊ में हुआ था अधिवेशन और उसके अध्यक्ष थे AC मजूमदार। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। 1919 में एक अधिवेशन हुआ था अमृतसर में और उसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अगले हैं 1922 में एक गया अधिवेशन हुआ था और इसके अध्यक्ष थे CR दास। याद रखेंगे। और फिर अगला अधिवेशन एक 1928 में हुआ था जो हुआ था कलकत्ता में अधिवेशन और इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू। अखिल भारतीय युवा कांग्रेस की स्थापना की थी। याद रखेंगे मोतीलाल नेहरू जी ने कलकत्ता अधिवेशन 1928 के अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स में।
1939 में त्रिपुरा का अधिवेशन हुआ था, याद रखेंगे। और उसके अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. बोस को फिर से यानी सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था, लेकिन उन्हें गांधी जी के विरोध के कारण इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि गांधी जी ने डॉक्टर पट्टाभी सिद्धारमैया का समर्थन किया था और उनकी वजह से राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था अध्यक्ष के रूप में, याद रखेंगे। आगे चलते 1948 में आज़ादी से पहले जयपुर में एक कांग्रेस अधिवेशन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे पट्टाभी सिद्धारमैया, जो कि अंतिम अधिवेशन था, याद रखेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस का। सारे डिटेल्स बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ सारे कन्फ्यूज़न मिट गए होंगे और कांग्रेस अधिवेशन से जुड़ी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, शेरशाह सूरी, जिसे शेर खान भी कहा जाता है, उसका असली नाम क्या है? प्रीवियस ईयर में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। शेर खान से जुड़ी बातें। ऑप्शन से ए फरीद खान कहा जाता है, ऑप्शन बी जमाल कहा जाता है, ऑप्शन सी जलालुद्दीन कहा जाता है, या फिर ऑप्शन डी अबुल फतह कहा जाता है। दोस्तों, शेरशाह सूरी यानी शेर खान का जो असली नाम है वो नाम है फरीद खान। क्या है? फरीद खान उसका असली नाम है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का असली नाम है फरीद खान, जिसे शेर खान भी कहते हैं। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। दोस्तों, शेरशाह सूरी जो है उसका असली नाम फरीद खान था। वह बाबर खान लोहानी की सेवा में शामिल हो गए और फिर उन्हें बिहार के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने हजरत ए आला के रूप में सिंहासन हथिया लिया था और उन्होंने एक विधवा बालक मलिका से विवाह करके चुनार प्राप्त किया था, याद रखेंगे। उनके दौरान ही चौसा का युद्ध हुआ था, जो 1539 ईस्वी में किया गया था, और उसने हुमायूं से चौसा पर अधिकार कर लिया था, याद रखेंगे। हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हरा दिया था 1539 में, और हुमायूं अफगानिस्तान यानी काबुल भाग गया था, याद रखेंगे। आगे चलते हैं अगले पॉइंट्स में। और उन्होंने बादशाह के रूप में शेरशाह की उपाधि धारण की जब वो हुमायूं को पछाड़ फेंका 1539 के चौसा के युद्ध में, याद रखेंगे। उसके बाद उन्होंने सिक्के भी जारी किए हैं और उसके नाम पर खुतबा पढ़ा गया था, याद रखेंगे। ये भी पॉइंट्स याद रखेंगे। अगला पॉइंट्स क्या आता है, बंगाल से लेकर बनारस तक का पूरा क्षेत्र उसके साम्राज्य के अधीन था। बुंदेलखंड का अभियान जो उनके जीवन का अंतिम अभियान था, उन्होंने पुराना किला और ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसे जीटी रोड कहा जाता है, वो भी बनवाया। किसने? शेरशाह सूरी ने, याद रखेंगे। क्या क्या बनाया? पुराना किला भी बनाया है और जीटी रोड बनाया है। और उन्होंने बिहार के सासाराम में अपने मकबरा भी बनवाया, याद रखेंगे। उनकी कब्र कहाँ है? तो बिहार के सासाराम में शेरशाह सूरी की मकबरा, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, एग्जाम में पूछे जाने वाले, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है प्रैक्टिस सेट्स में, जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग जो किस दर्रे के नीचे स्थित है? आपके ऑप्शन से ए सिप किलिया दर्रा, ऑप्शन बी चांगला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा, या फिर ऑप्शन डी पैंसीला दर्रा। दोस्तों, जवाहर सुरंग जो है वो एक सड़क के किस दर्रे के नीचे स्थित है? तो वो है बनिहाल दर्रे के नीचे, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये है बनिहाल दर्रा और इसके नीचे है ये जवाहर सुरंग, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार रिपीट भी किया जाता है। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। ज़्यादा कुछ तो है नहीं इसमें, लेकिन जवाहर सुरंग, जिसे बनिहाल सुरंग के रूप में भी जाना जाता है, भारतीय केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर के एक सड़क सुरंग है। जवाहर सुरंग जो बनिहाल सुरंग के नीचे में स्थित है। सुरंग का निर्माण अल्फ्रेड कुंज और सी बार्सेल ने किया था, याद रखेंगे। और यह पीर पंजाल रेंज में स्थित है। सुरंग की लंबाई 2.85 किलोमीटर है, याद रखेंगे। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बनिहाल दर्रे के नीचे जवाहर सुरंग नामक एक सड़क सुरंग स्थित है, याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एग्जाम से पूछा जाने वाला ये सबसे अहम क्वेश्चन भी माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 पूछता है, संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी कौन होता है? आपके ऑप्शन से ए राष्ट्रपति होता है, ऑप्शन बी संसद होता है, ऑप्शन सी लोकसभा होता है, या फिर ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो दोस्तों, संविधान की व्याख्या करने वाला जो अंतिम अधिकारी होता है वो होता है सर्वोच्च न्यायालय। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय ही है जो संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकारी होता है, याद रखेंगे। आगे डिटेल्स में जानेंगे।
राइट आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकारी है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय विश्व में कहीं भी बहुत ही शक्तिशाली अदालतों में से एक होता है। हालांकि यह संविधान द्वारा लगाए गए सीमाओं के भीतर कार्य करता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों और जिम्मेदारियों का संविधान द्वारा परिभाषित किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आगे पॉइंट में जानेंगे कैसे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक सेकेंड ये अगले क्वेश्चंस का है, अगले क्वेश्चंस पे जानेंगे। सॉरी दोस्तों, वो क्वेश्चंस वहीं तक था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 तक। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली है तो कौन उनका काम करता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए कहता है भारत के मुख्य न्यायाधीश होता है, या फिर ऑप्शन नंबर बी संसद होता है, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत के महाधिवक्ता होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो उनका काम कौन करता है, तो उनका काम करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। याद रखेंगे, भारत के मुख्य न्यायाधीश ही है जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली रहेगा तो भारत का मुख्य न्यायाधीश ही काम करेगा। याद रखेंगे। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कैसे। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली होते हैं तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। यह बात राष्ट्रपति कार्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 में बताई गई है। याद रखेंगे, कौन से अधिनियम, 1969 के। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, और वहीं अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति 6 महीने के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, वो और एक पॉइंट्स रह गया था, ये पॉइंट्स आगे पीछे हो गया था पेपर, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। मैं सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। आगे उसके बारे में और भी जानते हैं। जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश उनका काम करेंगे, और यह अधिनियम 1969 के द्वारा प्रदान की गई थी। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 65 राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के मामले में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान है। और किस में है, तो आर्टिकल 65 में है। याद रखेंगे। और आर्टिकल 70 कहता है उपराष्ट्रपति अगर उपलब्ध नहीं होने पर प्रावधान बनाने के लिए संसद को अधिकार प्रदान करता है। कौन सा आर्टिकल करता है, तो आर्टिकल 70 करता है। याद रखेंगे। और एक न्यायाधीश एम हिदायतुल्लाह ने 1969 में भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया था, यही यदि दोनों पद खाली है। याद रखेंगे, 1969 में ये दोनों पद खाली होने पर कौन काम किए थे, हिदायतुल्लाह। याद रखेंगे। सॉरी दोस्तों, बीच में कॉल आ गया था इसीलिए डिस्टर्ब हो गया। अभी फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। यही मैंने बता दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर जाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 12। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। क्वेश्चन नंबर 12 कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपके ऑप्शन से ए WTO के द्वारा, ऑप्शन बी यूनेस्को के द्वारा, ऑप्शन सी यूनिसेफ के द्वारा, या फिर ऑप्शन डी FAO के द्वारा। दोस्तों, ये है कलिंग पुरस्कार, और ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। याद रखेंगे। और कलिंग पुरस्कार किस संस्थान द्वारा दिया जाता है, तो वो दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। किससे, यूनेस्को के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यूनेस्को के द्वारा कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, और यह पुरस्कार विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए दिया जाता है। इसे आम लोगों के सामने वैज्ञानिक विचारों को पेश करने में बेहतरीन काम करने के लिए दिया जाता है। याद रखेंगे, कलिंग का पुरस्कार। आगे की पॉइंट्स इसके जानेंगे। विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार, जो सम्मान के रूप में यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है, और यह 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष श्री विजयानंद पटनायक के एक दान के बाद बनाया गया था। याद रखेंगे। और यह हाल ही में चर्चा में है क्योंकि उड़ीसा सरकार ने यूनेस्को कलिंग पुरस्कार 2017 की पुरस्कार राशि को $20,000 से बढ़ाकर $40,000 करने का फैसला किया है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कौन कौन सा मुख्यालय है और वो कहाँ है, ये सारे इंपॉर्टेंस है, और एग्जाम्स में कोई ना कोई यहाँ से टकरा ही जाता है।
तो चलिए जानते हैं कि जैसे IMO इसका मुख्यालय कहाँ है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का, तो ये है लंदन UK में, याद रखेंगे। और राष्ट्रमंडल कहाँ है, लंदन में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल ये भी लंदन UK में है, याद रखेंगे। अगला जो मुख्यालय है वो है यूनेस्को, ये कहाँ है, पेरिस फ्रांस में, याद रखेंगे। और OECD ये भी कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। आगे बढ़ेगी अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला जो मुख्यालय है ये सब कहाँ स्थित है, याद रखेंगे। जैसे विश्व स्वास्थ्य संगठन जो WHO है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो स्विट्जरलैंड में है, याद रखेंगे। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति ये भी स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन ये भी स्विट्जरलैंड में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ये भी स्विट्जरलैंड में है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये भी स्विट्जरलैंड में है। और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ये भी स्विट्जरलैंड में है। और UNAIDS ये भी स्विट्जरलैंड में है। आगे जानेंगे विश्व खाद्य कार्यक्रम ये कहाँ है, ये रोम इटली में है। और खाद्य और कृषि संगठन FAO ये है रोम इटली में, याद रखेंगे। सब के सब मुख्यालय इंपॉर्टेंट है। आगे जानेंगे कलिंग पुरस्कार से थोड़ा और कुछ बातें। कलिंग पुरस्कार, इस पुरस्कार से जुड़ी कुछ खास बातें जान लेंगे। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है और इसकी स्थापना 1951 में हुई थी। इसकी स्थापना भारत के कलिंगा फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष विजयानंद पटनायक के दान के बाद हुई थी और यह पुरस्कार हर 2 साल में दिया जाता है। विजेता को 10,000 स्टर्लिंग पाउंड और यूनेस्को का अल्बर्ट आइंस्टाइन रजत पदक भी दिया जाता है, याद रखेंगे। आगे अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है पंडवानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों लोक नृत्य से काफ़ी सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और रिपीट करके पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे पंडवानी के बारे में। पंडवानी किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है, यही बताना है आपको। आपके ऑप्शन से A उत्तराखंड में, ऑप्शन B छत्तीसगढ़ की है, ऑप्शन C मध्य प्रदेश की है, या फिर ऑप्शन D उत्तर प्रदेश की है। तो दोस्तों पंडवानी जो नृत्य है वो है छत्तीसगढ़ की एक लोक नृत्य है, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। पंडवानी जो है वह छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है। आगे डिटेल्स में जानेंगे कैसे। पंडवानी जो छत्तीसगढ़ का एक एकल नाट्य है जिसका अर्थ है पांडववानी अर्थात पांडव कथा यानी महाभारत की कथा। ये कथा छत्तीसगढ़ के प्रधान तथा देवर छत्तीसगढ़ की जातियों का एक गायन परंपरा है, याद रखेंगे। कहाँ है पंडवानी, तो यह है छत्तीसगढ़ का डांस है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है अष्टछाप कवि मंडली का गठन किसने किया था। आपके ऑप्शन से A माधवाचार्य, ऑप्शन B दादू दयाल, ऑप्शन C विट्ठलनाथ, या फिर ऑप्शन D सुंदरदास। दोस्तों अष्टछाप कवि मंडली का गठन जो है वो किसने किया था, तो विट्ठलनाथ ने किया था। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। विट्ठलनाथ ने ही अष्टछाप कवि मंडली का गठन किया था, याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स में जानेंगे कैसे। राइट आंसर इसका विट्ठलनाथ है और अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना गोस्वामी विट्ठलनाथ ने की थी और उन्होंने अपने पिता वल्लभ के 84 शिष्यों में से 4 और अपने 252 शिष्यों में से 4 शिष्यों का चयन किया था, याद रखेंगे। आगे और भी डिटेल्स में जानेंगे। इन 8 भक्त कवियों में से 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और वो कौन कौन से थे, तो वे थे कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और अन्य 4 गोस्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य थे और वे थे गोविंद स्वामी, नंददासो, चित स्वामी या फिर चतुर्भुज दास, याद रखेंगे। ये सब अलग अलग शिष्य थे, इनका ही चयन किया था। आगे जानेंगे माधवाचार्य जो कि ऑप्शंस में थे। माधवाचार्य द्वैतवाद के संस्थापक थे, याद रखेंगे। पूछा जाता है द्वैतवाद के संस्थापक कौन थे, तो माधवाचार्य बताएंगे। आगे है मध्यकालीन शक्ति भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत और अजमेर के पास नराना नामक गांव में मौत हुई थी कौन की, दादू दयाल की, याद रखेंगे। और दादू दयाल के 52 शिष्यों के प्रमुख शिष्य कौन थे, तो वो थे सुंदरदास, याद रखेंगे। सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कोई भी टकरा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं अष्टछाप के बारे में। अष्टछाप की स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य और उनके पुत्र विट्ठलनाथ ने की थी और अष्टछाप भक्तकालीन 8 कवियों का समूह था और इन कवियों में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया गया है और अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे। अष्टछाप से रिलेटेड ये सब बातें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत किसने की थी। जीडी कांस्टेबल में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखेंगे। ऑप्शन A फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन B मोहम्मद बिन तुगलक ने, ऑप्शन C
अलाउद्दीन खिलजी ने या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी ने। तो दोस्तों बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत जो की थी वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की थी। आगे कैसे डिटेल्स में जानेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति की शुरुआत की और अलाउद्दीन खिलजी जो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद था। अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके 1296 में सिंहासन पर उत्तराधिकारी बन गया था और उसने पहले गुजरात पर विजय प्राप्त की, फिर उसने रणथंभौर जो कि राजस्थान में है और चित्तौड़ और मालवा पर कब्जा कर लिया था। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। याद रखेंगे। आगे पॉइंट्स कहता है वह पहले तुर्की सुल्तान था जिन्होंने धर्म को राजनीति से अलग कर दिया था और अलाउद्दीन ने अपने विश्वस्त कमांडर गाजी मलिक के नेतृत्व में उत्तर पश्चिमी सीमा को मजबूत कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी के अधीन प्रशासनिक सुधार थे, जैसे कि अस्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान था और उसने दाग जैसे घोड़े की ब्रांडिंग और चेहरा सैनिकों की वर्णनात्मक भूमिका की प्रणाली शुरू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। याद रखेंगे। और बाजार आर्थिक सुधार के बारे में जानेंगे। अलाउद्दीन ने कई नियमों के साथ बाजार को नियंत्रित किया और सभी वस्तुओं की लागत तय की। बिक्री के लिए सभी सामान खुले बाजार में लाए गए, जिसे सराय आदि कहा गया था। याद रखेंगे। और उसने दीवानी रियासत नामक मंत्री के अधीन बाजार नियंत्रण विभाग की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। उम्मीद है आपको इसका आंसर मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे इसके बारे में कुछ। जैसे ऑप्शंस में थे फिरोज शाह तुगलक ने कई नहरों की मरम्मत की और हक ए सरब या फिर हसील ए सरब जल कर लगाया गया था। याद रखेंगे। नहरों के निर्माण की जब बात आएगी तो फिरोज शाह तुगलक का नाम लेंगे। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। फिरोज के समय में ही जजिया एक अलग कर बनाया गया था। याद रखेंगे। जजिया कर फिरोज शाह के समय में था। और कृषि विभाग का एक नया विभाग दीवाने को ही मोहम्मद बिन तुगलक के अधीन में स्थापित किया गया था। याद रखेंगे। और सिकंदर लोदी के खेती के खेतों को मापने के लिए 32 अंकों के गज के एक सिकंदरी का यार्ड की शुरुआत की थी। याद रखेंगे। सिकंदर लोदी ने। याद रखेंगे। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है यामा पुस्तक के रचयिता कौन है। दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में पूछा गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम में, जो कि 2024 में अभी हाल ही में पिछले महीने में ही पूछा गया है। तो यामा पुस्तक की रचयिता कौन है यही आपको बताना है। आपके ऑप्शन से ए सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन बी महादेवी वर्मा, ऑप्शन सी मीराबाई या फिर ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। तो दोस्तों यामा पुस्तक के जो रचयिता हैं वो है महादेवी वर्मा। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यामा पुस्तक के रचयिता है महादेवी वर्मा। डिटेल्स में जानेंगे। महादेवी वर्मा है इनके। और यामा के बारे में जानेंगे। पहले पुस्तक जो यामा है उसके रचनाकार कौन है तो महादेवी वर्मा है। विद्या इसकी कविता है। इसमें प्रकाशन कब हुआ था तो 1936 में हुआ था यामा बुक। इसका विषय है, इसमें उनके 4 कविता संग्रह निहार, नीरजा, रश्मि और शांति गीत संकलित किए गए हैं। याद रखेंगे। और इस कृति को 1982 में हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद रखेंगे। यामा पुस्तक को महादेवी वर्मा के द्वारा। याद रखेंगे। आगे चलते हैं। आगे चलेंगे महादेवी वर्मा के बारे में। वो थी यामा पुस्तक के बारे में। अब है महादेवी वर्मा के बारे में। महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था और 1987 तक वे अपने जीवन काल व्यतीत किए थे। हिंदी भाषा की ये कवित्री थी और वे हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। कविता संग्रह जैसे नीहार 1930 में इनकी प्रकाशित हुई थी और रश्मि ये भी लिखी थी महादेवी वर्मा ने। नीरजा भी महादेवी वर्मा की बुक है। सांध्य गीत ये भी महादेवी वर्मा की बुक है और दीपशिखा ये भी महादेवी वर्मा की बुक है। याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं और महादेवी वर्मा से रिलेटेड ये सारे पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं ऑप्शंस की ओर। ऑप्शंस में था सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में जानेंगे। इनका जन्म 1904 में हुआ था और 1948 तक इनके जीवन काल था। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थी। इनका कविता संग्रह था खिलौने वाला, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। और त्रिधरा सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। मुकुल ये भी सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। और ये कदम का पेड़ आदि भी बहुत सारे बुक्स भी हैं जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है और ये इम्पोर्टेंट है। याद रखेंगे।
आगे चलते हैं मीराबाई। मीराबाई जो ऑप्शंस में था इनके बारे में जानेंगे। 1498 से लेकर 1547 तक थी। 16वीं शताब्दी के एक कृष्ण भक्त और कवियत्री थी। याद रखेंगे मीराबाई को कृष्ण भक्त के नाम से भी जानी जाती है। मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के स्फुट पदों की रचना की है और इनके जो रचना है कविता संग्रह वो है राग गोविंद मीराबाई की है, गोविंद टीका मीराबाई की है, राग सोरठा मीराबाई की है, मीरा की मल्हार ये भी मीरा की बाई की है और नरसिंह जी रो मोहरो ये भी मीराबाई की है। याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगला ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत इनका जो कार्यकाल जीवन था वह था 1900 से लेकर 1977 ईस्वी तक और हिंदी साहित्य में छायाविद युग के 4 स्तंभों में से एक थे। और इनकी जो सुमित्रा नंदन पंत जी की जो कविता संग्रह है वो है वीणा सुमित्रा नंदन पंत की, पल्लव सुमित्रा नंदन पंत की, युगांत सुमित्रा नंदन पंत की, युगवाणी ये भी सुमित्रा नंदन पंत की और चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की है। याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है अवध का अंतिम नवाब कौन था। एमटीएस में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे। ऑप्शन से ए वाजिद अली शाह, ऑप्शन बी शहादत अली खान, ऑप्शन सी वजीर अली खान या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अवध का जो अंतिम नवाब था वो था वाजिद अली शाह। याद रखेंगे। वाजिद अली शाह जो था वो अवध का अंतिम नवाब था। इंपॉर्टेंट है। आगे डिटेल्स में जानेंगे। वाजिद अली शाह अवध का आखिरी नवाब थे। वाजिद अली शाह ने 14 फरवरी 1847 को अवध के नवाब के तौर पर शासन शुरू किया था और वाजिद अली शाह अवध के 11वें नवाब थे। याद रखेंगे। वाजिद अली शाह के पूर्ववर्ती नवाब अमजद अली शाह थे। वाजिद अली शाह के बाद बिरजिस कद्र अवध के नवाब बने थे। याद रखेंगे वाजिद अली शाह के बारे में। आगे जानेंगे। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के बहाने फरवरी 1856 में वाजिद अली शाह को पदच्युत कर दिया था और वाजिद अली शाह एक कुशल नर्तक, कवि और संगीतकार थे। वाजिद अली शाह ने कथक के विकास और प्रचार में अहम भूमिका निभाई थी। याद रखेंगे वाजिद अली शाह के बारे में। और 2 पॉइंट्स हैं जैसे कि वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथन के 19वीं शताब्दी में अपना स्वर्णकाल देखा था। वाजिद अली शाह ने फारसी और उर्दू में काफ़ी लेखन किया था और वाजिद अली शाह ने मिर्ज़ा गालिब जैसे साहित्यिक दिग्गजों का संरक्षण भी किया था। याद रखेंगे। वाजिद अली शाह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखेंगे। जैसे वाजिद अली शाह की मृत्यु 1887 में हुई थी। उन्हें अंग्रेजों द्वारा देश से निकाला दे दिया गया था और अवध को कुप्रबंधन के बहाने हड़प ले लिया गया था। शहादत अली खान जो ऑप्शंस में था, शहादत खान 1922 में अवध का सूबेदार था जिसने राज्य की स्थापना की और बुरहान उल मुल्क के नाम से भी परिचित था। अगला ऑप्शन था वजीर अली खान। वजीर अली खान 1797 से 1798 तक अवध के 4थे नवाब बने थे। याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है किस वर्ष ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। याद रखेंगे। ऑप्शन से ए 1937 में, ऑप्शन बी 1947 में, ऑप्शन सी 1957 में या फिर ऑप्शन डी 1967 में। दोस्तों ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था कब? 1957 में। कब? 1957 में। याद रखेंगे। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया था। थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे कैसे। ऑल इंडिया रेडियो जो इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है, प्रसार भारती का रेडियो वर्टिकल अपनी स्थापना के बाद से अपने आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर खरा उतरने के लिए अपने दर्शकों को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन के लिए काम कर रहा है। ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी के नाम से भी जाना जाता है और 1957 में नाम बदल दिया गया था। इसका अर्थ है वॉइस फ्रॉम द स्काई। आकाशवाणी दुनिया के अग्रणी और सबसे पुराने रेडियो नेटवर्कों में से एक है और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। याद रखेंगे। आकाशवाणी भवन में है। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की ट्रांसक्रिप्शन और प्रोग्राम एक्सचेंज सर्विस जो यह सेवा स्टेशनों, इमारतों के बीच कार्यक्रमों और आदान प्रदान और ध्वनि अभिलेखगार के रखरखाव और संगीत उस्तादों की प्रतिष्ठित रिकॉर्डिंग की व्यावसायिक रिलीज की देखभाल करती है। ऑल इंडिया रेडियो। याद रखेंगे। रेडियो स्टेशन 19 जनवरी 1936 को जारी किया गया था और सर लियोनल फिल्डन ने 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो शब्द गढ़ा था और प्रथम बार एफएम सेवा 23 जुलाई 1977 को मद्रास में शुरू की गई थी जिसे अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। याद रखेंगे दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वंदे मातरम के लेखक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रगीत है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पॉइंट्स में जानेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इसका राइट आंसर है। वंदे मातरम जो भारत का राष्ट्रगीत है यह श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 7 नवंबर 1875 को भारत माता की प्रशंसा करने के लिए लिखा गया था। याद रखेंगे कब? 1875 को 7 नवंबर। और एक बंगाली कथा उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ था। याद रखेंगे ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट्स पे। वंदे मातरम का अर्थ होता है वंदे मातरम यानी वंदे मातरम शीर्षक का अर्थ है मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ माता। पहली पंक्ति में मातरम यानी माताराम शब्द का अर्थ है। और भारत की मातृभूमि या बंग माता जो माँ बंगाल, और भारत माता जो वंदे मातरम भारत का राष्ट्रगीत है जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी ने संगीतबद्ध किया था, जो मूल रूप से संस्कृत और बंगाली में था। याद रखेंगे राष्ट्रगीत से रिलेटेड ये सारी बातें। आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके याद रखने वाली बातें हैं, जैसे कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान जन गण मन की बराबरी का दर्जा देते हुए इसे अपनाया गया था। याद रखेंगे राष्ट्रगान को। और यह 1882 में प्रकाशित आनंद मठ उपन्यास में लिया गया है। याद रखेंगे दूसरा पॉइंट्स भी इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट्स कहता है 1896 में कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार इसे गाया गया था। याद रखेंगे 1896 में, ये भी पूछा जाता है पहली बार किस अधिवेशन में गाया गया था, तो कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार 1896 में। आगे चलते हैं। मूल वंदे मातरम में 6 पद शामिल हैं। याद रखेंगे। और 20 नवंबर 1909 को कर्मयोगिन में श्री अरबिंदो द्वारा गद्य में इसका अनुवाद किया गया था। कब? 1909 में 20 नवंबर कर्मयोगिन द्वारा। याद रखेंगे सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन है ए कपिल, ऑप्शन बी गौतम, ऑप्शन सी जैमिनी, या फिर ऑप्शन डी पतंजलि। दोस्तों सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक कौन है? तो वो है कपिल मुनि। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि जो है वो सांख्य दर्शन शास्त्र के संस्थापक है। आगे की पॉइंट्स इसके जानेंगे। ऋषि कपिल को पारंपरिक रूप से सांख्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। सांख्य हिंदू धर्म में व्यवस्थित गणना और तर्क संगत परीक्षा के आधार पर दार्शनिक संप्रदाय को संदर्भित करता है। सांख्य सबसे प्रमुख और भारतीय दर्शन के सबसे पुराने में से एक है। उपनिषदों के आधार पर भारत के दर्शन के 2 संप्रदाय विकसित हुए हैं, एक सांख्य और दूसरा है वेदांत। याद रखेंगे दोनों के दोनों कपिल मुनि द्वारा प्रकाशित किए गए हैं। आगे सांख्य दर्शन जो सांख्य और योग के मूल सिद्धांतों को जोड़ता है। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि सांख्य सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है और योग अनुप्रयोग का व्यावहारिक पहलुओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे। न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन के बाद न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? तो गौतम मुनि है। याद रखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। याद रखेंगे ऋषि जैमिनी द्वारा लिखित मीमांसा सूत्र या फिर पूर्व मीमांसा सूत्र सबसे महत्वपूर्ण प्राचीन हिंदू दार्शनिक ग्रंथों में से एक है। दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे है महर्षि पतंजलि को योग के पिता के रूप में भी जाना जाता है। याद रखेंगे महर्षि पतंजलि। और आगे है उन्होंने 195 सूत्रों का संकलन किया था जो योग को दैनिक दिनचर्या में एकीकृत करने और एक नैतिक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा के रूप में काम करते हैं। याद रखेंगे सभी के पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में कोई ना कोई टकरा ही जाता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्या था है पीसा का लीनिंग टावर किस देश में स्थित है? याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है ए पाकिस्तान में, ऑप्शन बी सऊदी अरब में, ऑप्शन सी कतर में, या फिर ऑप्शन डी इटली में। दोस्तों यह है पीसा का लीनिंग टावर और ये किस देश में स्थित है? तो ये इटली में स्थित है। याद रहे कि किस में है? इटली में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों पीसा का लीनिंग टावर इटली में स्थित है। याद रखेंगे। और पॉइंट्स में जानेंगे। पीसा का लीनिंग टावर मध्यकालीन यूरोप की सबसे उल्लेखनीय वास्तु संरचनाओं में से एक है और यह इतालवी शहर पीसा में स्थित है जो सबसे अधिक देखी जाने वाली यूरोपीय शहरों में से एक है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीसा का जो मीनार
60 मीटर की दूरी पर है और 1990 तक 10 डिग्री के कोण पर झुकी हुई थी, याद रखेंगे। और टावर में 8 कहानियाँ हैं जिसमें घंटियाँ शामिल हैं। लगभग 8 कहानियों के साथ 207 स्तंभों के साथ पीसा की मीनार एक विशाल शादी के केक की तरह दिखती है, जिसमें एक अनाड़ी विशाल अतिथि द्वारा अनिश्चितता से पूछा जाता है, याद रखेंगे, पीसा की मीनार। अगले आगे चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? याद रखेंगे, ऑप्शन से ए लॉर्ड डलहौजी ने की थी, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने की थी, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की थी। तो दोस्तों इसमें से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता के फोर्ट विलियम की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डिटेल्स में जानेंगे। फोर्ट विलियम कॉलेज जो कि कलकत्ता में 1800 में ईस्वी में बनाई गई थी। लॉर्ड वेलेस्ली ने ब्रिटिश अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं और उनके ऊपर बेहतर प्रशासन के लिए भारत के लोगों की संस्कृति सिखाई गई थी, याद रखेंगे। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जानेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। 1798 में सहायक संधि प्रणाली के लिए प्रसिद्ध की गई थी, याद रखेंगे, वेलेस्ली के लिए जानी जाती है। आगे चलेंगे, चौसा का एंग्लो मैसूर युद्ध लड़ा गया था जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। उन्होंने प्रेस अधिनियम 1799 की सेंसर व्यवस्था लागू की थी लॉर्ड वेलेस्ली ने। और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना उनके द्वारा सिविल सेवकों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई थी और उन्हें वह बंगाल टाइगर के नाम से भी प्रसिद्ध है, लॉर्ड वेलेस्ली, याद रखेंगे। सब पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, संसद के 2 सत्रों के बीच का समय अंतराल किस अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? आपके ऑप्शन से ए 3 महीने से, ऑप्शन बी 5 महीने से, ऑप्शन सी 6 महीने से, या फिर ऑप्शन डी 12 महीने से। दोस्तों संसद के 2 सत्रों के बीच का समय जो अंतराल है वो किस अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? तो वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कैसे, डिटेल्स में जानेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 85, याद रखेंगे, आर्टिकल 85 के मुताबिक संसद के 2 सत्रों के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि संसद को साल में कम से कम 2 बार मिलना बहुत ही ज़रूरी होता है, याद रखेंगे। आगे की पॉइंट्स इसका जानेंगे। संसद के 2 सत्रों के बीच अनुमत अधिकतम अंतराल 6 महीने है, अतः संसद को वर्ष में कम से कम 2 बार बैठक करनी चाहिए। राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र बुलाने की शक्ति है और भारत के संविधान लोकसभा और राज्यसभा के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त सत्र का प्रावधान करता है, याद रखेंगे। ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे पॉइंट्स जानेंगे। आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, याद रखेंगे। और भारत में संसद प्रत्येक वर्ष 3 सत्र आयोजित करती है। बजट सत्र जो जनवरी फरवरी से मई तक रहती है, मानसून सत्र जुलाई से अगस्त तक रहती है, और शीतकालीन सत्र जो नवंबर से दिसंबर तक रहती है, याद रखेंगे। इसलिए संसद के 2 सत्रों के बीच का समय जो है वह अंतराल 6 महीने से अधिक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और एक पॉइंट जान लेंगे संसद के बारे में। संसद के बारे में कुछ जान लेते हैं, जैसे कि संसद के 1 साल के कार्यकाल में 3 सत्र होते हैं, जो अभी मैंने बताए, बजट, मानसून और शीतकालीन। बजट सत्र की शुरुआत में राष्ट्रपति संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन के लिए गणपूर्ति दोनों सदनों के सदस्यों की कुल संख्या लगभग 1/10 के भाग में होती है। संसद का सत्र बुलाने का अधिकार किसके पास होता है? तो राष्ट्रपति के पास होता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और राष्ट्रपति अध्यक्ष उस समय और उस जगह संसद का सत्र बुला सकते हैं जिन्हें वह उपयुक्त समझें, याद रखेंगे, राष्ट्रपति बुला सकता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, मैला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीट किया जा चुका है ये क्वेश्चन। यही बताना है आपको। आपके ऑप्शन से ए फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी रामेश्वर शुक्ल अंचल, या फिर ऑप्शन डी मोहन राकेश। दोस्तों मैला जो आंचल ये पुस्तक किसने लिखी है? तो लिखी है फणीश्वर नाथ रेणु ने, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फणीश्वर नाथ रेणु ने मैला आंचल पुस्तक लिखी है।
आगे डिटेल्स में जानेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु की कुछ रचनाएं हैं, जैसे कि उपन्यास मैला आंचल लिखी है, प्रतिपरिकथा, जुलूस लिखी है, दीर्घ तपा लिखी है, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये सभी के सभी फणीश्वर नाथ रेणु की दुआरी रचनाएं हैं। आगे कथा संग्रह इसकी है एक आदमी रात्रि की महक, ठुमरी, अग्निखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्टाज और ऋण जल धन जल, ये सभी के सभी फणीश्वर नाथ रेणु की कथा संग्रह है। आगे इसकी प्रतीक कहानियों में से एक है जैसे कि मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम, एक आदमी रात्रि की महक, लाल किला, पान की बेगम और पंचलाइट, तबे एकला, चालो रे, ये ठेस, सभी प्रसिद्ध कहानियाँ फणीश्वर नाथ रेणु की, ये सब रचनाएं याद रखेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शंस में थे मोहन राकेश, इनकी कुछ रचनाएं याद रखेंगे। मोहन राकेश जैसे अंधेरे बंद कमरे याद रखेंगे, मोहन राकेश ने लिखी है। अंतराल मोहन राकेश ने लिखी है। न आने वाला कल, यह भी मोहन राकेश ने लिखी है। आगे चलते हैं नागार्जुन। नागार्जुन को किसने लिखी है? युगधारा ने लिखी है, प्यासी पथराई ने लिखी है और तुमने कहा था लिखी है और नई पौध लिखी है। आगे रामेश्वर शुक्ल ने लिखी है मधुलिका, अपराजिता, किरण बेला और बरसात के बादल, ये सभी के सभी रामेश्वर शुक्ल अंचल ने लिखी है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट्स का, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? आपके ऑप्शन है ए अगस्त 1915 को, ऑप्शन बी जनवरी 1915 को, ऑप्शन सी नवंबर 1915 को, या फिर ऑप्शन डी फरवरी 1915 को। तो दोस्तों महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो वो लौटे थे जनवरी 1915 में, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनवरी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। अब कुछ डिटेल्स में जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में और इस क्वेश्चन से भी रिलेटेड सारी जानकारियाँ आपको सही से मिल जाएगी। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इस दिन को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखेंगे। 9 जनवरी 1915 को याद रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 21 साल बिताए थे, याद रखेंगे, और वहां उन्होंने अपने सत्याग्रह और अहिंसा के सिद्धांतों को विकसित किया था। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने कई जगहों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। इनमें से कुछ आंदोलन ये रहे, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह चलाया था 1918 में, और खिलाफत आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन चलाया था, और सविनय अवज्ञा आंदोलन भी चलाया था महात्मा गांधी के द्वारा। आगे जानेंगे गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे। तो भारतीय मूल के व्यापारी दादा अब्दुल्लाह ने दक्षिण अफ्रीका के लिए 1 साल का करार किया था और उन्हें काम नहीं मिल रहा था। वे यहाँ की जीवनचर्या से परेशान होकर भी भारत से बाहर जाना चाहते थे, इसलिए वे दक्षिण अफ्रीका गए थे, याद रखेंगे। अब जानते हैं कुछ की पॉइंट्स के बारे में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था और 30 जनवरी 1948 को उनका निधन हो गया था, और वह व्यक्तिगत बल और राजनीतिक प्रभाव दोनों में निस्संदेह एक महान व्यक्ति थे, याद रखेंगे। अब आगे एक पॉइंट जानेंगे। वह एक भारतीय वकील था, राजनीतिज्ञ था, सामाजिक कार्यकर्ता और लेखक भी थे, जिन्होंने भारत में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष के चरित्र को ढाला और अंग्रेजों के घर जाने पर सत्ता में आए नए शासक वर्ग पर अपने स्वयं के आदर्शों को प्रभावित किया, याद रखेंगे। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे और इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अब और एक पॉइंट जान लेंगे। भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने विभिन्न स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन का सफलतापूर्वक आयोजन किया और 1915 में गोपाल कृष्ण गोखले के अनुरोध पर गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये सब, याद रखेंगे गांधी जी से रिलेटेड। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी की वापसी को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के भविष्य के विकास के लिए सही समय के रूप में देखा जा सकता है। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब गोखले ने धन जुटाने में कठिनाई के समय गांधी जी की मदद की थी और गोखले ने गांधी जी से जोर देकर कहा कि वह अपने देश से बहुत दूर हैं और वह चाहते थे कि गांधी जी भारत आए और ब्रिटिश शासन के तहत भारत की स्थिति को जाने, याद रखेंगे। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी थे और आज के क्वेश्चंस यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।